नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का अपना मुख्य बिंदु क्या है, सामाजिक विषय पर हम लोग क्या पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखें, समझें इसको। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था। तुम बच्चों इस विषय को हम लिखेंगे कैसे, 6 नंबर का क्वेश्चन है और लिखने की कला ही हम लोगों को जानना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो 2 बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा अगर उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के लिहाज से हमें करना है। तो पहला प्रश्न यहां से ध्यान देना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व स्पष्ट कर दिए। सबसे पहले 1930 के अंतर्गत 1930 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नमक पर पहली बार बंदिश लगाया गया, उसको रोका गया कि नमक को न बनाया जाए। और 1930 में नमक बनाने के संदर्भ में जो सरकार के द्वारा रोका जा रहा था, इस नमक सत्याग्रह के खिलाफ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और नमक को आधार बनाया, क्योंकि नमक हर वर्ग के लोगों का, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम जनमानस नमक से जुड़ा हुआ था। और नमक पर पूरी तरह से टैक्स को रोकने के लिए बनाने पर जो बंदिशें लगाई गई थी, इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन और नमक को शुरुआत यहां से आप करिएगा कि 1930 में, कब 1930 में महात्मा गांधी, ध्यान देना प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन की शुरुआत जो करने जा रहे हैं, वह याद रखिएगा कि अपने आश्रम में गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद तत्कालिक रूप से 1915 में जब आते तो पहला लक्ष्य था साबरमती आश्रम का निर्माण करना। तो महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, कहां से, साबरमती से कितनी दूर, 240 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के तटीय क्षेत्र में, कहां, गुजरात के तटीय क्षेत्र में 240 किलोमीटर दूर गुजरात के तटीय क्षेत्र में
24 दिन की यात्रा करते हुए, कितने दिन की यात्रा? 24 दिन की यात्रा करते हुए अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ या सत्याग्रहियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ इस गुजरात के तटीय क्षेत्र में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। दांडी नामक स्थान पर उसके के लिए प्रस्थान किया, दांडी मार्च किया। कब? और दांडी मार्च 30 में इनके द्वारा किया जा रहा, 78 अनुयायियों के दांडी मार्च की शुरुआत की थी। लगभग आप कहीं नहीं बल्कि करेक्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों पहुंच करके इनके द्वारा जब रुका जाता था तो इनके अनुयायियों का एक जमावड़ा दिखा जाता है। लोग इनसे मिलने के लिए बेताब रहा करते थे और वहां जब लोग मिलते थे 10 किलो पर जब इनके द्वारा रुका जाता था 10 मील की दूरी पर, तो लोगों को स्वराज और स्वराज के संदर्भ में अहिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत से हम लड़ सकते हैं, इसकी शिक्षा, इस पर विचार विमर्श किए, एक सुझाव दिया और स्वराज के शब्द को स्पष्ट किया कि स्वराज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्थाओं को कैसे तोड़ सकते हैं। तो 10 मील की दूरी पर जनसभाओं को संबोधित किया करते थे और संबोधित करते हुए कह सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल, यहां ध्यान देना, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर पहुंचकर समुद्र के पानी को उबाल करके नमक कानून गांधी द्वारा जो नमक पर कानून ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाई गई थी, उस नमक कानून के ब्रिटिश हुकूमत ने जो निर्देश जारी किया था उसका अवहेलना करते हुए नमक बनाए। इनके द्वारा नमक को बनाया गया और सरकार की पूरी तरह से अवज्ञा की गई। हालांकि यहां हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 के दांडी मार्च करते हुए गुजरात के तटीय क्षेत्र पर नमक का निर्माण किया और सरकार की पूरी अवज्ञा किया और इस व्यवस्था को तोड़ते हुए देख करके ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इन अनुयायियों के साथ ही भारत के जनमानस पर एक उत्पीड़क के रूप में कार्य करते हुए अनेक प्रकार की यातनाएं देना शुरू कर दिया और इतना जबरदस्त यातनाएं इनके द्वारा दी जा रही थी। लोगों पर इतने ढंग से कानून व्यवस्था लादे जा रहे थे, जहां से महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत की मानवता का जो जर्जर किया जा रहा था, मानवता का जो खिल्लियां उड़ाई जा रही थी, उन्हें जिस ढंग से प्रताड़ित किया जाता था, उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर 1934 में ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता को देखते हुए सबने अवज्ञा आंदोलन को, बच्चों याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा वापस लेने के पीछे मूल उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय जनमानस पर बर्बरता पूर्वक किया गया व्यवहार था और इससे क्षुब्ध होकर के 1934 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया।
महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस करा लिए गए या वापस ले लिया गया। अब आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? ये तो कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो नमक कानून बना करके नमक बनाने के प्रोसीजर को रोका गया था, और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च करते हुए गुजरात के टची क्षेत्र पर नमक को उबाल करके कानून जो नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू किए, नमक बनाए, अर्थात सरकार की कानून की अवज्ञा किया, सरकार की कानून के, और इस अवज्ञा के फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो भारत के जनमानस पर तांडव किया गया, जो दुर्व्यवहार किया गया, इस दुर्व्यवहार का इतना ज्यादा उत्पीड़न दिखाई दे रहा है जिसके से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया मित्रों? वापस ले लिया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात आती है कि यस 1934 में वापस के पूर्व इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत के जनमानस या इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो बहुत बड़ा यह प्रभाव पड़ा कि यह आंदोलन एक बार पुनः भारत के नवयुवकों के अंदर एक क्रांतिकारी विचार आता है और क्रांतिकारियों का एक जमावड़ा दिखाई देता है। और इसी 1930 के अंतर्गत याद रखिएगा, 1930 के पहले एक घटना और हुआ था। 1929 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को तिरंगा फहराते हुए यह प्रतिज्ञा ली थी कि आने वाले 26 जनवरी को एक यादगार के रूप में मनाते हुए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आती है बात कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, पर्टिकुलर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? बर्बरतापूर्ण व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि भारत की जनमानस के अंदर यह भावनाएं बैठ गई कि ब्रिटिश हुकूमत को हम जब तक नहीं इस देश से बाहर करेंगे, जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव नहीं आएगा, जब तक हम इन्हें बाहर करने का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक मानवता को इसी ढंग से कुचलता जाता रहेगा। और इसी का परिणाम हुआ इनकी अनुयायियों पर या जब भारत के लोगों पर जो बर्बरता व्यवहार किए, इस बर्बरता से क्षुब्ध होकर के नवयुवकों को के अंदर एक क्रांति की भावना आती है। और यही क्रांति का परिणाम था कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली में बम भी फेंके, असेंबली के अंतर्गत बम भी फेंक दिया गया। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही परिणाम था। और 1931 में इस आंदोलन के प्रति गांधी इरविन समझौता भी एक परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है। और गांधी इरविन समझौता के पूर्व में महात्मा गांधी ने एक शर्त रखी थी। महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्री कार्यक्रम भी लाया गया था कि मेरे 11 सूत्री कार्यक्रमों पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जाता, इस पर विचार नहीं करते, तो हम ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय के अंदर, और दूसरी बात सबसे बड़ी अंदर भारत पर इसका जो प्रभाव देता यह दिखाई देता है बच्चों कि ब्रिटिश हुकूमत का बर्बरतापूर्ण रवैया जो भारतीय जनमानस पर डाला जा रहा, भारत के जनता पर लाद दिया जा रहा था, इससे भारत निडरतापूर्वक एक निडर का भाव जो उनके अंदर आया कि हम संघर्ष के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कठोर यातनाएं शासन के द्वारा दी जाती रही। यह भारत में
कहना जाए कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाव के प्रति जो भावनाएं उमड़ पड़ी, यह एक कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से सविनय अवज्ञा का ही परिणाम दिखाई देता है। वापस भले ले लिया गया कि लेकिन राष्ट्रवाद की जो बातें एक बार निकल करके इस जनमानस के अंतर्गत आ रही है, उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कीमत पर महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को जो उनके द्वारा बंदिशें लगाई गई थी, उसे भी पूरी तरह से तोड़ने में सफल हुए। उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और यह घटना कब हो रही है बच्चों? 6 अप्रैल 1930 को। कब हो रही है? 6 अप्रैल 1930 को। तो बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों का क्या है। तो बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, अभी हम चर्चा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर ही किए थे, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर यहां जो प्रश्न बन रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन इस देश के अंतर्गत चला, ध्यान दीजिएगा कि आने के बाद दक्षिणी अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत कर सरजमी पर आए, तो आने के बाद ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था 1 वर्ष के अंदर भारत की राजनीतिक गतियों विधियों को समझते हुए साबरमती आश्रम का निर्माण किया। और इस साबरमती आश्रम से एक राजनीतिक गतिविधियों की जहां उन्होंने परख की, वहीं पर इनका सबसे पहला प्रयोग, बच्चों यह भी आपके परीक्षाओं से ही रिलेटिव है कि इनका पहला प्रयोग सत्याग्रह के रूप में चंपारण में शुरू होता है। और चंपारण कहां है? बिहार में। और चंपारण में आंदोलन की शुरुआत होती है 1917 में। और इस 1917 के अंतर्गत आपका मेरा बताने का भाव यह है कि सत्याग्रह की शुरुआत इनकी मंशा थी। और इस सत्याग्रह के पीछे इनका भाव था कि ब्रिटिश हुकूमत जो भी इस देश में शासन कर रही है, वह भारतीयों की मंशा कहीं न कहीं मिली हुई है। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात को स्पष्ट किया। मैं नहीं कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है। कौन? महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश हुकूमत अगर भारत के शासन व्यवस्था में आज तक है, तो मूल इसका कारण है कि भारतीयों का कहीं ना कहीं इनके साथ सहयोग है। यह कहां लिखा गया है? हिंद स्वराज में उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन जो भारत पर शासन कर रही है, इसके पीछे करने का सिर्फ एक भाव है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश की पक्का पर आम भारत के लोगों का, आम जनमानस का कहीं न कहीं सहयोग है। और यदि हम ब्रिटिश शासन से अगर हम इस ब्रिटिश शासन का सहयोग करना छोड़ दें, उन्होंने कहा है कि यदि ब्रिटिश शासन का भारत के लोगों के द्वारा सहयोग करना छोड़ दिया जाए, किसका सहयोग? ब्रिटिश शासन का अगर भारतीयों के द्वारा सहयोग करना छोड़ दिया जाए, ब्रिटिश का सहयोग करना कौन छोड़ दे?
भारत के लोग छोड़ दें तो ब्रिटिश हुकूमत भारत पर बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना सहयोग है, और इसे हम सहयोग, ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग न करने के पीछे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पूरे विश्व में अगर देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ब्रिटिश का उपनिवेशवाद तंत्र या ब्रिटिश की शासन व्यवस्था इस ढंग से थी कि उसे हम हथियारों से नहीं जीत सकते थे बच्चों, उससे हम लड़ाइयां डायरेक्ट नहीं लड़ सकते थे। उसके साथ महात्मा गांधी का विचार है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग करते हुए, नैतिक रूप से हिंसक विहीन होते हुए, हिंसक न बनकर अहिंसा के माध्यम से, साधन के से चलते हुए सत्य की आग्रह करेंगे। अहिंसा रूपी साधन से हम सत्य रूपी साध्य की प्राप्त का प्रयास करेंगे। उनका साफ दृष्टिकोण था कि अगर साध्य सच्चा है तो सच्चे साध्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे साधन की भी आवश्यकता होनी चाहिए, और असत्य साधन से सत्य साध्य की प्राप्त नहीं होती। अगर प्राप्ति भी होती है माध्यम गलत है। अच्छे साधन से ही अच्छे साध्य की प्राप्त की जा सकती है, और उनका पहला दृष्टिकोण था कि हमें किसी भी ढंग से ब्रिटिश हुकूमत का जो विरोध करना है वह विरोध इस आधार पर हो कि हिंसक होकर के करना है, हिंसा विहीन होकर के करना है, अहिंसक बन के रहना है, और पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत को के साथ पूरी तरह से उसका असहयोग करना है। उसकी शासन सत्ता में हमें सहयोग नहीं लेना है, न तो करना ही है। और सहयोग न करने के लिए इनके द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में, नीतियों का जब भी विरोध कर रहे हैं ये अपने सत्याग्रहियों माध्यम से, तो सविनय के साथ विनेश करके आग्रह किया जा रहा है, शासन से यह निवेदन किया जा रहा है कि ऐसा कार्य न करिए, और ऐसे कार्यों से आम जनमानस कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए, यहां देखा जाए यह आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो मित्रों, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक जब बात आती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हमने जैसा कि बताया कि सविनय अवज्ञा की शुरुआत ही हो रही है, जैसा कि आपको पता है कि 1929 में पहली बार ब्रिटिश शासन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। इसके पहले भी स्वराज की बातें आती हैं, लेकिन उस स्वराज का पूरी तरह से आप कहें तो यह क्लियर नहीं है कैसे स्वराज की परिकल्पना कर रहा है भारत का जनमानस। लेकिन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज से कम किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए भारत के लोग तैयार नहीं थे। अर्थात कांग्रेस के मंच से यह घोषणा कर दी गई थी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और इसके पहले महात्मा गांधी के द्वारा यह भी एक शर्त लाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करने के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत से 11 सूत्री मांगे रखी जा रही है। कितनी सूत्री मांगे थी? 11 सूत्री मांगे ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रखी जा रही है। और यह भी शर्त है कि अगर इस 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो हम पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब परिणाम यह हुआ कि यह 11 सूत्री मांगे जो रखी गई इसे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा स्वीकार किया गया, माना नहीं गया। और इसी समय महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ नमक पर जो
टैक्स की बात की जाती थी, नमक कानून पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, बनाने पर जो रोक लगाया गया था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई। कब की गई? 1930 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। 1930 में क्या किया जा रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हो रही है साबरमती से, हम ये चर्चा किए थे, अगले प्रश्न भी इसी से रिलेटिव था कि साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र पर पहुंच करके महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? अपने 78 अनुयायियों के साथ पहुंच करके समुद्र के जल से उबाल करके नमक का निर्माण किया, नमक को बनाए। और इस तरह नमक के बनाते, और यह घटना हो रही है 6 अप्रैल 1930 को। कब हो रही है? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा क्या करके नमक का निर्माण किए और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया गया। अब यहां सरकार की अगर नीतियों का विरोध किया जा रहा है और सत्याग्रहियों के द्वारा सविनय बिना हिंसक होकर के यह कार्य किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा अगर यह कानून तोड़ा जा रहा, सरकार की कानून को तोड़ी जा रही है, सरकार के कानून को यह तोड़ा जा रहा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा, तो निश्चित है सरकार अपने दमन चक्र को पुनः शुरू किया। दमन चक्र का भाव क्या है कि सरकार जो कानून नमक पर तोड़ा गया है, इसके खिलाफ एक पूरी तरह से भारत के जनमानस, या कह सकते हैं कि नमक के कानून को तोड़ने वालों को दंड करने के लिए कठोर यातनाओं का शुरुआत कर दिया। अनेक कठोर यातनाएं देना शुरू किया, नए तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। लेकिन सत्याग्रहियों का यह संकल्प था कि सरकार के सामने हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। उनके द्वारा दी गई कठोर यातनाओं को सहते हुए, और इतना ज्यादा यातनाएं दी गई भारतीय जनमानस कर, उस पीड़क से इतनी कठोरता के साथ राष्ट्रवाद को रखते हैं, अपने लक्ष्य को रखते हैं, लेकिन अंतोगत्वा महात्मा गांधी ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी हरकतों से क्षुब्ध होकर के 1934 में, कब? 1934 तक जाते जाते सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के बाद, वापस तो ले लिया गया, लेकिन भारत के प्रत्येक वर्ग में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो एक नफरत की लहर आई, जिसमें भारत का जनमानस एकता के सूत्र में बंधते हुए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया, वह भारत के लिए कहा जाए एक अच्छा संकेत था। और इसी नमक 1930 के सविनय अवज्ञा का परिणाम था कि क्रांतिकारियों का एक जमावड़ा दिखाई देता है, जो कहा जाए कि महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों को नहीं, पूरी तरह हिंसक के बल पर सठे साठ्यम समाचारित की नीति के, कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए, इस ढंग से नागरिकों का अंदर एक क्रांति की भावनाएं आती हैं। और परिणाम भी होता है कि जहां असेंबली में बम फेरा जाता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और कहा जाए तमाम क्रांतिकारी, हालांकि उसके पहले 1924-25 में रामप्रसाद बिस्मिल्ला, असाफुल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों ने शुरू किया था, लेकिन एक बार 1900 पुनः भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि ने अपने आप को क्रांति का वह युवाओं के अंदर वह जोश भरा, वह सिलसिला शुरू किया, जो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि नवयुवक
अब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इससे कम किसी ढंग से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। और यह बहुत बड़ी देश के साथ यह सविनय अवज्ञा का परिणाम था कि आने वाला यह एक क्रांतिकारी बनकर उभरा और क्रांति के लिए लोगों को जागरण करने के लिए स्वतः अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हुए फांसी के फंदों पर चूमते हुए अंत में नयुकों के प्रति एक नई लहर, नई चेतना जागृत की। और सविनय अवज्ञा का शुरू करने के पीछे मूल भाव ये भी याद रखिएगा कि यहां 1929-30 में यह संकल्प था। 1928 में एक चीज ये भी था कि बर्किनहेड ने ये भी संकल्प, जब 11 सूत्री मांगा गया उसके बाद उन्होंने एक भी शब्द का दिया था कि ब्रिटिश अगर चाहेगी तब भी, बर्किनहेड का शब्द है कि अगर ब्रिटिश चाहे तब भी भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण स्वतः कर ही नहीं सकते, उनका यह था। तो कहने का मतलब, और इसके पूर्व में 1927 में एक साइमन कमीशन का आगमन भी भारत में हो रहा है। साइमन कमीशन के आना तो चाहिए था, आना ही चाहिए, क्योंकि 1919 के एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के बाद यह व्यवस्था बनी थी कि इस एक्ट में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसे पूरी तरह से फर्क करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि वह 10 साल बाद आना चाहिए था 29-30 के अंतर्गत, लेकिन साइमन कमीशन 1927 में आता है, 28 में भारत में। और यहां 27-28 में आने के पीछे जब 28 में आता है, इसका भी भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया और विरोध करना वाजिब भी था। 1919 के एक्ट पर विचार करने के लिए आ रहे हैं, भारत के कानून पर विचार करने के लिए आ रहे हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था। 7 के 7 अंग्रेज थे और यह अंग्रेज थे। और साइमन का मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचे ही नहीं कि वापस जाओ का नारा गूंजने लगा और भारत के तमाम जगहों पर, भारत के तमाम स्थानों पर यह आवाजें बुलंद होने लगी कि साइमन तुम वापस आओ। और यही शुरुआत भी देखिएगा कि साइमन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की भी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत अपनी मृत्यु के दरमियान यह संदेश भी अंग्रेजों को कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी की प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी ताबूज होकर करेगी। और उस ताबूज का असली मिसाल भगत सिंह के उसी सरजमी से दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत में एक क्रांतिकारी की जो ज्वाला उठी है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन को देखा जाए और उधर ब्रिटिश कहा जाए कांग्रेस का 1929 का जो स्वराज का संकल्प था, एक राष्ट्र की नई चेतना के रूप में उभर कर आ जाती है। और राष्ट्रवाद की यह कहा जाए जो एकता के सूत्र में भारत का जनमानस पिरो उठता है, यह एक बहुत बड़ी। अब बात आती है कि सविनय आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी, इसकी सीमाएं पूरी तरह से अहिंसक होते हुए भी लोगों के द्वारा कार्यों को न करने का संकल्प, ब्रिटिश के साथ पूरी तरह से सहयोग न करना, उनकी नीतियों का विरोध करना, पद प्रतिष्ठा का त्याग करना, इनके साथ था। और साथ ही साथ गांधी और इरविन के बीच एक समझौता भी होता है और यह समझौता पूरी तरह जाके कहा जाए कि समझौता 1931 से चलता है। 32 में पूना पैक्ट के द्वारा गांधी और अंबेडकर के बीच भी समझौता कराया जाता है। और 1934 में जाते जाते में बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता, वापस ले लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। तो यहां पर हम इन प्रश्नों के साथ जरा देखें तो कहने मतलब इसके पूर्व का प्रश्न भी जरा देखा जाए। इसके पूर्व का प्रश्न क्या था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व था और 1930 में महात्मा गांधी ने नमक अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। तो जरा बता, यहां भी था नमक अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने नमक का आधार
सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व, और इसने क्या कहा, वही क्वेश्चन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। आप ये क्लियर हो ही गए होंगे इन प्रश्न ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, क्या कारण था बनाने का। क्योंकि पहली बार देश को अगर स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा करना है, देश की स्वतंत्रता को अगर बुलंदी तक ले जाना है, देश को स्वतंत्रता रखना है, तो महात्मा गांधी का विचार था कि भारत का प्रत्येक जन जन के अंदर राष्ट्रीयता का बोध हो। और राष्ट्रीयता का बोध तभी होगा जब लोगों को लगेगा कि नहीं, मेरे देश में मेरे लोगों के साथ किसी पर लोगों के द्वारा आधिपत्य जमाया गया है और मुझे शोषण का एक यंत्र बना दिया गया है। मेरी भावनाओं को कुचल जा रहा है, देश मेरा है, लोग मेरे हैं, लेकिन कुचलने वाले अपने कानून के आधार पर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अगर यह चीजें सबके अंदर आएंगी तभी देश स्वतंत्रता के पायदान पर खड़ा हो सकता है, अन्यथा नहीं। केवल शिक्षित मध्यम वर्ग के माध्यम से देश की स्वतंत्रता की दहलीज पर नहीं जा पहुंच सकता। देश की स्वतंत्रता के दहलीज पर पहुंचने के लिए आम जनमानस को बच्चों जोड़ना होगा, और आम जनमानस को तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक उनसे रिलेटिव चीजों को, उनके से संबंधित चीजों को हम आंदोलन का आधार नहीं बनाते। और नमक पर जो कानून ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बच्चों बनाया गया था, वह नमक के कानून केवल मध्यम वर्ग के लिए नहीं था, बड़े लोगों के लिए। लेकिन उस नमक पर बनाए हुए कानून पर सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कतें होती तो आम जनमानस से, पब्लिक को, उन निरीह व्यक्तियों को, उन गरीब लोगों को, जो वास्तव में समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग थे, उन्हें भी यह लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत मेरे साथ जो कर रही है पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हो। और ब्रिटिश हुकूमत को अगर उखाड़ना है तो पूरे जनमानस को राष्ट्रीयता का बोध कराना होगा, और राष्ट्रीयता का बोध तभी होगा जब आम जनमानस सरकार की नीतियों का विरोध करने लगे। और आम जनमानस तभी विरोध करेगी जब उसके हताहत होने का बिंदु क्लियर होगा और उसे माध्यम बनाकर सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा। तो आम जनमानस को राजनीति की कड़ी में जोड़ने के लिए, आम जनमानस के अंदर जन जागरण लाने के लिए, राष्ट्र का जागरण लाने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। और इस महत्वपूर्ण कड़ी का परिणाम ही है कि यह बनते ही पूरे देश में, पूरे सत्याग्रही में, चाहे अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोगों ने इसका खुलकर सरकार के खिलाफ बगावत की। और परिणाम भी हुआ, इस बगावत को लोगों ने बेजैस ढंग से कुचलने का प्रयास किया। उसने ही ढंग से यातनाओं को सहने के लिए भी लोग तैयार हो गए। हालांकि यातनाएं ज्यादा हुई, परिणाम भी, दुष्प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा, लेकिन यह भी सत्य है कि एक उपनिवेशवाद के खिलाफ, एक उपनिवेशवाद के खिलाफ की लड़ाई में भारत का जनमानस के अंदर जो जज्बा दिखाई दिया आगे आकर के, वह इसका एक आधार बिना, जो अब तक हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ा करते थे, अब लड़ने का एक पैगाम दे दिया। एक भारत के जनमानस को खड़ा कर दिया। हम ब्रिटिश हुकूमत तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लेते। तो कहने का बच्चों, यहां का क्वेश्चन जरा इसी के आधार पर दूसरे क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, तो दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को जरा देखते हैं। यहां जो करा दूसरा क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व नहीं, नमक को, इस आंदोलन का थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी तो आप क्लियर हो गए होंगे, इनकी सीमाएं क्या थी, इनकी सीमाओं का क्या था। इनकी सबसे बड़ी था सरकार का विरोध करना, और विरोध करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था कि इनके द्वारा किया गया आंदोलन, इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं,
वह अगर सरकार के विरोध में, अगर सरकार की नीतियां आम जनमानस के विरुद्ध हैं तो उनका खुलकर विरोध होना चाहिए। और इस विरोध के लिए इनके द्वारा यह कार्य किया गया। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं का ये तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यह आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके आंदोलन के पीछे उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन के सारे आंदोलन, महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य याद रखिएगा बच्चों, सारे आंदोलन के पीछे सबसे पहला 2 ही उद्देश्य उनका रहा है कि पूरे भारत के अंदर जन जागरण लाना, राष्ट्र का भाव पैदा करना, आंदोलन को चलाना, फिर आंदोलन को पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत खत्म न कर दे, रोकना, फिर जनता को जागृत करके आगे करना, यह उनका प्रथम उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहीं हिंसक प्रयोग न करें, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत कोई कमजोर हुकूमत नहीं थी। अगर हम उससे जीत सकते थे तो यह एक उनका दृढ़ संकल्प था, जिसका प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपने प्रयोग के द्वारा वहां सफलता अर्जित की थी। उसी प्रयोग को लेते हुए इन्होंने लगातार सत्य और अहिंसा का साधन अपनाया, और सत्य अहिंसा इनके प्रत्येक चीजों में दिखाई देता है जहां भी है, चाहे वह 1917 का चंपारण का आंदोलन हो बच्चों, चाहे वह 1917 का चंपारण आंदोलन हो, चाहे 1918 का किसानों का आंदोलन हो, चाहे 1918 में ही मिल मजदूरों का अहमदाबाद का हो, यह सारे सरकार के विरोध में उनकी नीतियों का हिंसक रूपी साधन से सत्य के लिए संघर्ष करते हुए महात्मा गांधी लगातार दिखाई दे रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य था कि पूरे देश के अंतर्गत सबसे पहले हमें अपने लोगों को जगाना है, वह जगें और ब्रिटिश हुकूमत का खुलकर उनके द्वारा विरोध किया जाए। तो कहने का मतलब यह 17 हो, 18 हो, 19 हो, अगर आप 20 पर भी जाएं तो 20 पर भी उनका मूल उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम एकता, पूरे भारत के एकता के सूत्र में बांध करके ब्रिटिश हुकूमत को वो उखाड़ देना। और इसी कारण से खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता का पद लेते हुए शौकत अली के साथ मिलकर के लोगों को असहयोग आंदोलन को लिए समर्पित भी किए, असहयोग आंदोलन के लिए खड़ा भी किए, लोगों में जा जाकर जन जागरण जगाया और इनके द्वारा असहयोग आंदोलन। लेकिन शर्त थी कि असहयोग आंदोलन हो, चाहे चंपारण का हो, चाहे अहमदाबाद का, उनका सारा आंदोलन सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। और कारण है कि सत्य की प्राप्त अहिंसा रूपी साधन से ही प्राप्त हो सकती है, हिंसक बनकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह उनका अनवरत लगातार 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो रही है, यही बात था। हालांकि यह भी सफल कहा जाए कि जनता को जागरण जो उद्देश्य था वो तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बच्चों वापस ले लिया गया और पुनः जाके इनके द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया जा रहा है, जो पूरी तरह से कहा जाए सही नहीं। तो कहने वाला महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य, मूल कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर जागरण और सत्य अहिंसा का बोध कराते हुए भारत की स्वतंत्रता को उसके चौखट पर खड़ा करना था। अंतोगत तो ऐसे मिला। तो यहां पर हम इसकी चर्चा तो कर ही चुके हैं बच्चों, तो छोड़ते हैं क्लास को। तो यहां देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी। तो आज का क्लास बस इतना ही, फिर अगले क्लास के साथ हम लोग जुड़ते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।